दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आगामी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके तैयारी के साथ साथ रिवीजन की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये वीडियो इस श्रृंखला का पहला भाग है। हम इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से संपादित कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम राज्य की परिभाषा और निर्माण के तत्व से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? तो ऑप्शन है आपके प्लेटो, अरस्तु, हाब्स या फिर ऑस्टिन। तो दोस्तों नागरिकता की अवधारणा सबसे पहले अरस्तु द्वारा प्रतिपादित की गई थी और इसमें उसने गुलामों को यानी दासों को बाहर रखा था अपने नागरिकता के विवेचन में। तो सही उत्तर है नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को या दासों को बाहर रखने वाला विचारक है अरस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली संस्था किसे माना गया है? ऑप्शन है आपके राज्य, राष्ट्र, समाज या फिर न्यायतंत्र। तो दोस्तों सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली संस्था राज्य यानी स्टेट को माना गया है और ये भी माना जाता है कि राष्ट्र, समाज और न्यायतंत्र जैसी सामाजिक संस्थाओं में से राज्य जो है सबसे शक्तिशाली है। अन्य संस्थाओं का गठन स्वेच्छा से या राजा के नियमों पर आधारित होता है, लेकिन राज्य की जो सदस्यता है वो अनिवार्य है और बाध्यकारी है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किस विचारक ने दी है? ऑप्शन है आपके गार्नर, लास्की, गिलक्रिस्ट या फिर पाल जेनेट। दोस्तों ये यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। तो सही उत्तर है ये कथन महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक पाल जेनेट का है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? ऑप्शन है आपके मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी और राजनैतिक विचारक। तो ऑप्शन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक किन्हें माना जाता है? तो सही उत्तर है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी, यानी जो स्वामी होते थे उनको ग्रीक नगर राज्यों में या पोलिस में उनको नागरिक माना जाता था, जबकि राजनैतिक विचारक, गुलाम और मजिस्ट्रेट इन सबको नागरिक नहीं माना जाता है। स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो जब आप राजनीति विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें राज्य के बारे में जब आता है तो नगर राज्य की अवधारणा आती है। नगर राज्य जिसको कि सिटी स्टेट कहा जाता है, इसको यूनानी भाषा में पोलिस कहा जाता है दोस्तों। और सही उत्तर है कि यूनानी नगर राज्य में जो राज्य का आधुनिक नाम है वो राज्य है। सही उत्तर है राज्य, लेकिन यूनान में या प्राचीन ग्रीक शासन में इसको पोलिस कहा जाता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम स्टेट यानी कि राज्य है। अगला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, छठा प्रश्न, शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन चीन, तीनों में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों शहर राज्य, जिसका कि अंग्रेजी अनुवाद आप करें तो सिटी स्टेट हो जाएगा। यूनानी नगर राज्य या प्राचीन ग्रीस में इसको पोलिस को शहर राज्य या नगर राज्य के रूप में अभिहित किया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राचीन ग्रीस शहर राज्य जो है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलिस। हम कई बार पोलिस शब्द पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। पोलिस का मतलब निम्नलिखित में से क्या होता था? ऑप्शन है आपके देश, राज्य, शहर राज्य या फिर गांव।
तो दोस्तों पोलिस का जो अर्थ होता था इसमें से शहर राज्य या फिर नगर राज्य यानी कि सिटी स्टेट होता था, और प्राचीन यूनान में जो है नगर राज्य उसको पोलिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोलिस शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पुलिस, नागरिक प्रशासन, नगर राज्य या फिर लोकमत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नगर राज्य पोलिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। दोस्तों राजनीति विज्ञान जो है या पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस जो शब्द हम यूज करते हैं, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है आपके फ्रांसीसी, यूनानी, लैटिन या फिर जर्मन। तो सही उत्तर है दोस्तों, पोलिस जो है वो एक यूनानी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान में अंग्रेजी में इसको पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ये शब्द जो है ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, और पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य या शहर राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? जो ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग, और राजनीतिक दल। तो ये जो समुच्चय है ये राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करता है या फिर परिभाषित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? ऑप्शन देख लेते हैं, लोक जीवन, राज्य, सरकार या फिर विधि निर्माण। तो दोस्तों सही उत्तर है राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र जो है वो है लोक जीवन। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण का उदय हुआ, और ये जो दृष्टिकोण है अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है, और इस दृष्टिकोण में इस बात पे बल दिया गया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन एक इकाई का रूप धारण कर चुका है, और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। इसलिए इसमें लोक जीवन के सभी संदर्भों को समाहित करना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है आपके शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो इसमें से अगर आप विकल्पों पे विचार करें तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, मूल्य प्रधान अध्ययन जो है ये आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। जबकि शक्ति का अध्ययन, इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन और मानवीय क्रियाकलाप या मानवीय गतिविधियों का अध्ययन वर्तमान में राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण बन चुका है। और शुरू में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया गया, बाद में मूल्यों को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया है, लेकिन इस प्रश्न में सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। ऑप्शन है आपके भौतिक विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, पूर्ण विज्ञान या फिर समाज विज्ञान। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सही उत्तर इसका आप खोज सकते हैं इन विकल्पों में से। ये दिल्ली अधीनस्थ सेवा के पीजीटी परीक्षा 2014 का प्रश्न है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान या सोशल साइंस की एक शाखा है। समाज विज्ञान या जो सोशल साइंस है ये मानव समाज का अध्ययन करने वाली एक विधा है, और प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है सामाजिक विज्ञान। इसमें पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है देखिए, राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सामाजिक सत्ता या फिर सांस्कृतिक सत्ता। तो सही उत्तर है दोस्तों, राजनीति विज्ञान मूल रूप से राजनीतिक सत्ता से संबंधित है, और ये मानवीय क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, उनके समस्याओं और समाधान का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप पहला क्या है? पहला कथन है राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है।
तो देखिए ये सही है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है, ये भी सही है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है, इसके बारे में ये नहीं सही है। और यदि इसे अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1, 2 और 4 ये सही हैं। इसे न तो पूर्णतः दार्शनिक कहा जा सकता है और न ही पूरी तरह से वैज्ञानिक कहा जा सकता है, और इसमें नैतिक विज्ञान के नियमों से परे है और न ही पूरी तरह से नैतिक है, क्योंकि राजनीति में नैतिक अनैतिक सभी मूल्यों का या सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? देखिए कथन है राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है, ये सही नहीं है आपका। इसके अलावा राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, सही है। राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माता है, ये भी नहीं सही है। और राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है, ये सही नहीं है। तो सही उत्तर आपका सही ऑप्शन या सही कथन हो जाएगा राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। ये उपर्युक्त चारों ऑप्शंस में से सही कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन हैं आपके, देखिए इल्चमैन, रूडोल्फ लासवेल या फिर गोल्ड हैमर। तो दोस्तों सही उत्तर है इल्चमैन जो हैं ये राजनीतिक विकास या पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अवधारणा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को किस रूप में मापा जाना चाहिए? ऑप्शन है आपके देश की राजनीतिक संस्थाओं से, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के आर्थिक विकास से या फिर देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। तो सही उत्तर है दोस्तों एडवर्ड सील्स राजनीतिक विकास के प्रमुख विचारक हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से इस तरह से मापने के लिए उन्होंने 5 तरह की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र, नाम मात्र का लोकतंत्र, आधुनिकीकृत स्वेच्छा तंत्र, सर्वाधिकारवादी गुटतंत्र और परंपरागत गुटतंत्रवाद शामिल है। तो सही उत्तर है एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पहले का है? देखिए ऑप्शन है मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी राजनीति विज्ञान से पहले का है। मनोविज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र ये जो हैं इस राजनीति विज्ञान से बाद के विषय हैं। तो दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक माना जाता है और राजनीति विज्ञान का उद्भव भी एक प्रकार से दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी से ही हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों 20वां प्रश्न है, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है जो किस भाषा से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोलिस शब्द यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ नगर, राज्य या शहर, राज्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। ये पोलिस शब्द किस भाषा का है? तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है और गलती से आप इसे लैटिन भाषा का शब्द न लगाइएगा। तो पोलिस शब्द प्राचीन यूनानी नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था और यूनानी भाषा का या ग्रीक भाषा का शब्द है पोलिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं? ऑप्शन है आपके चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये जो विचारक हैं मेरियम, ईस्टन और हेराल्ड लासवेल, ये सभी विचारक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों में शामिल हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ऑप्शन देख लेते हैं, गार्नर, डिमाक, गिलक्राइस्ट या फिर सीले। ये यूपी जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। ये डिमाक का कथन है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बहुत ही आसान और शुरुआती प्रश्न। राजनीति विज्ञान का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है। तो ये इसमें ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं ये कथन गार्नर का है। वो कहता है पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विथ स्टेट। तो सही उत्तर हो जाएगा गार्नर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, गार्नर का कथन है। और इसी को दूसरे शब्दों में देखिए कैसे कहा जा रहा है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी कथन गार्नर का ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान जो है उसका प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। देखिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा भी आप बीए फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं। गिलक्राइस्ट की परिभाषा है, जिसमें वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। गिलक्राइस्ट जो हैं वो राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है आपके बेंटले, लीकॉक, कैटलिन और लास्की। तो सही उत्तर है दोस्तों कैटलिन। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है और राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करता है। इसके लिए वो नैतिक और अनैतिक सभी तरह के साधनों को अपनाता है। शक्ति के अध्ययन के रूप में जो विचारक हैं कैटलिन, लासवेल आदि प्रमुख हैं। तो इसमें शक्ति के विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने वाला विचारक सही उत्तर है कैटलिन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। ये शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है आपके जर्मन, फ्रेंच, लैटिन या फिर ग्रीक। तो देखिए नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान उसको कहीं कहीं कहा जाता है। नागरिक शास्त्र भी जो है नागरिक संस्थाओं और राज्य के संस्थाओं से संबंधित हैं। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक या फिर सिविटास से हुई है और ये शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये शब्द सिविक यानी नागरिक और सिविटास का अभिप्राय नगर राज्य दोनों के संयोग से सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सही उत्तर है सिविक और सिविटास शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ वर्तमान में नागरिक शास्त्र लिया जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है आपके नागरिकता, पंचायती राज, राज्य या फिर नगर निगम। तो सही उत्तर है दोस्तों नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय नागरिकता है और नागरिक जीवन, नागरिक संस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? सुकरात, अरस्तु, चाणक्य या फिर कार्ल मार्क्स। तो सही उत्तर है दोस्तों अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है और अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में जो है राजनीति विज्ञान के लिए या राजनीति शास्त्र का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया, राजनीति को नीति शास्त्र से अलग किया और इसे सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु किसको वरीयता देता है? राजतंत्रवादी, पॉलिटी, लोकतंत्रवादी या अल्पतंत्रवादी। तो सही उत्तर है अरस्तु जो है शासन व्यवस्थाओं में पॉलिटी को वरीयता देता है। अगला प्रश्न है, प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर है प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक या प्रथम राजनीति विज्ञानी अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किस विचारक ने स्थापित किया? तो सही उत्तर है दोस्तों स्वतंत्र विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान को अरस्तु ने स्थापित किया, इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा दी है? तो ये है अरस्तु। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि निश्चित भूभाग या टेरिटरी जो है वो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है?
जबकि वर्तमान में जो राज्य की परिभाषाएं दी गई हैं उसमें राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने गए हैं: जनसंख्या, भूभाग, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन एक विचारक हैं जिन्होंने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन है आपके बेंथम, सीले, व्हीलेन या फिर लीकाक। तो सही उत्तर है दोस्तों सीले। राजनीति विचारक सीले का कथन है कि निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है, और इस तरह के विचार लियोन डिग्विड ने भी दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो ये हैं सीले, और सीले ने ही कहा है कि बिना भूभाग के भी राज्य अस्तित्व में रह सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सीले जो हैं वो भूभाग को राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वो राज्य का सदस्य है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके हीगल, गार्नर, जोड, बोसांके। तो दोस्तों हीगल का मानना है कि राज्य की संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता और जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वो राज्य का सदस्य होता है। हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं, जर्मन विचारक हैं, और इन्होंने द्वंद्वात्मक आधार पर जो है विचार को प्रधानता दी है, न कि मटेरियल को। आदर्शवादी विचारक हैं और ये राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हैं और सभी कुछ राज्य के अंतर्गत निहित मानते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता राज्य के सदस्य होने के नाते ही है, और व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास राज्य में या राज्य के घटक होकर ही कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है हीगल, फ्रेडरिक विल्हेम हीगल। हीगल का पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्हेम हीगल, और इसका कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। आदर्शवाद का प्रवक्ता होने के नाते इसका मानना है कि जगत की सभी वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व की अभिव्यक्ति हैं, और इसी कारण राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, और राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का भी प्रतीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या पदानुक्रम है? तो ये हीगल का कथन है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? ऑप्शन है आशीर्वादम, गिलक्रिस्ट, गैटेल या फिर गार्नर। तो सही उत्तर है दोस्तों एडी आशीर्वादम ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है। दोस्तों एडी आशीर्वादम या डॉक्टर आशीर्वादम ने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान में राज्य का स्वरूप अध्याय में राज्य और समाज के मध्य संबंधों पर चर्चा करते हुए समाज को ईंट और राज्य को उसे बांधने वाला यंत्र यानी सीमेंट की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त होती है? ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है आपके गार्नर, सीले, रॉबर्ट डहेल या फिर गैटेल। तो सही उत्तर है दोस्तों रॉबर्ट डहेल ने कहा है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहा जाएगा जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन और सत्ता अंतर्ग्रस्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, औचित्यपूर्ण शक्ति क्या होती है? तो आप जानते हैं सत्ता का अध्ययन करते हुए आपने पढ़ा है कि लेजिटमेट पावर जो होती है वो सत्ता होती है, या अथॉरिटी जो है वो एक औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। तो सही उत्तर आप इसमें सही कर लेंगे कि औचित्यपूर्ण शक्ति जो है वो सत्ता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों मैकियावेली से संबंधित। मैकियावेली के अनुसार तो ऑप्शन है आपके व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी होता है।
व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक होता है, व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण होता है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैकियावेली ने मानव चरित्र का जो वर्णन किया है उसमें वो व्यक्ति को स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी कहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा एक अरस्तू के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य के समुदाय का उच्च संगठन है, ऐतिहासिक विधि और या फिर सभी। तो दोस्तों सभी इसमें से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये जो अरस्तू के विचार थे इन सभी विचारों ने मैकियावेली को प्रभावित किया है। अरस्तू और मैकियावेली दोनों ही अनुभववादी, तुलनात्मक और यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं। जिस प्रकार से नैतिकता और आदर्शवाद की जो है पृथक्करण राजनीति विज्ञान से किया है अरस्तू ने, उसी प्रकार मैकियावेली ने नैतिकता और राजनीति को अलग किया। मैकियावेली अपने युग का शिशु कहा जाता है और अरस्तू की तरह मैकियावेली ने राज्य को एक सर्वोच्च संस्था माना है और उसने अपने अध्ययन में ऐतिहासिक विधि का भी प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? ऑप्शन है आपके रूसो, मैकियावेली, मार्क्स, महात्मा गांधी। तो दोस्तों राज्य की सर्वोच्चता का समर्थक इन विकल्पों में से मैकियावेली ने किया है और मैकियावेली का संपूर्ण चिंतन व्यवहारिक आधार पर राज्य को सर्वोच्च बनाने में, उसे शक्तिशाली बनाने में, एकीकृत बनाने में है। और चाहे द प्रिंस हो, डिस्कोर्सेज हो, इन सभी का उद्देश्य जो है, इन सभी में मैकियावेली का उद्देश्य राज्य को एक सुसंगठित और शक्तिशाली संस्था बनाना है। तो इस प्रकार राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन मैकियावेली ने किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जो आपके आगामी जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान से नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में आप आसानी से इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें और सही सही हल कर सकें। तो कैसा रहा आज का वीडियो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।